नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया के कुछ ऐसे नियमों की जो वाकई काम करते हैं। हमारे पास जेसन एलन जानकोव्स्की की किताब ट्रेडिंग रूल्स दैट वर्क के कुछ अंश हैं। हाँ। जानकोव्स्की कोई नौसिखी नहीं बल्कि 20 साल से ज्यादा अनुभव वाले ट्रेडर हैं। स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स सब हाथ आजमाया है उन्होंने। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब जो 2007 में आई थी वो सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स की बात नहीं करती। जानकोव्स्की का मुख्य जोर है ट्रेडिंग मनोविज्ञान और व्यक्तिगत अनुशासन पर। अच्छा। वो मानते हैं कि 90% ट्रेडर्स की नाकामी की वजह कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की कमी नहीं बल्कि इन दो चीजों की कमी है। 90%, ये तो बहुत ज्यादा है। तो आज हमारा मिशन है इन सोर्स से वो जरूरी सबक निकालना जो ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी अनुशासन और मानसिकता बनाने में मदद करे। हाँ, मतलब सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं बल्कि उनके पीछे का क्यों। बिल्कुल, उसे समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जानकोव्स्की शुरुआत करते हैं तैयारी से। पहले कुछ नियम इसी नींव पर टिके हैं। नियम नंबर 1 है अपना खेल जाने। सुनने में सीधा लगता है पर इसका मतलब क्या है गहराई में? इसका मतलब है कि हर बाजार का अपना एक चरित्र होता है, उसका अपना मिजाज। स्टॉक बाजार, फॉरेक्स या कमोडिटीज जैसे सोना, तेल, मकई, ये सब बहुत अलग तरह से चलते हैं। अच्छा। उनकी लिक्विडिटी मतलब कितनी आसानी से खरीद बिक्री हो सकती है, उनकी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कितना तेज होता है, ये सब अलग है। हाँ, ये तो है। जानकोव्स्की एक तीखा उदाहरण देते हैं। अगर आप नैस्डैक, जो कि एक टेक स्टॉक इंडेक्स है, उसे मकई के वायदा यानी कॉर्न फ्यूचर्स की तरह ट्रेड करेंगे तो नतीजा भयानक हो सकता है। दोनों की चाल, ट्रेडिंग का समय, कौन लोग ट्रेड कर रहे हैं, सब बिल्कुल अलग। समझ गया। तो पहला कदम है एक बाजार चुनें, उसे गहराई से समझें, उसमें महारत हासिल करें, हर बाजार में कूदने की कोशिश ना करें। ठीक है, यानी विशेषज्ञता जरूरी है, फोकस। फिर आता है नियम 2, एक ट्रेडिंग योजना बनाएं। ये सलाह तो मतलब हर कोई देता है, इसमें जानकोव्स्की का क्या खास नजरिया है? खास बात यह है कि जानकोव्स्की सिर्फ सोचने या मन में योजना बनाने को नहीं कह रहे, वो जोर देते हैं एक लिखित योजना पर। लिखित क्यों? क्योंकि जब बाजार में उथल पुथल होती है या जब ट्रेड नुकसान में जा रहा हो तो भावनाएं हावी हो जाती हैं, डर, लालच, उम्मीद, है ना? हाँ बिल्कुल, दिमाग काम करना बंद कर देता है कई बार। बिल्कुल। तो लिखित योजना एक लंगर की तरह काम करती है। उसमें साफ साफ लिखाओ आप कब घुसेंगे, कब निकलेंगे, हर ट्रेड पर रिस्क कितना लेंगे, अपनी पूंजी का कितना प्रतिशत, और आपकी दैनिक दिनचर्या क्या होगी, बाजार खुलने से पहले क्या तैयारी, ट्रेड के बाद क्या विश्लेषण। मतलब इसे एक बिजनेस की तरह लेना है। हाँ बिल्कुल, एक संजीदा व्यवसाय की तरह, किसी शौक या जुए की तरह नहीं। बिना लिखित योजना के आप बस भावनाओं के थपेड़े खाते रहेंगे। ये बात तो समझ आती है। लिखित योजना भावनाओं को काबू में रखेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नियम #3, संभावनाओं के संदर्भ में सोचें। और नियम #4, अपनी समय सीमा जानें। ये क्यों जरूरी है? नियम #3 ट्रेडिंग की सच्चाई बताता है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, पक्का कुछ भी नहीं। हाँ, कोई गारंटी नहीं होती। कोई भी सिस्टम या रणनीति 100% सही नहीं हो सकती। ट्रेडिंग पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। आपको ऐसे मौकों पर ध्यान देना है जहां जीतने की संभावना मतलब विन रेट और रिवॉर्ड रिस्क अनुपात। रिवॉर्ड रिस्क? हाँ, यानी जीतने पर कितना मिलेगा बनाम हारने पर कितना जाएगा, ये दोनों मिलकर आपके पक्ष में हो। मतलब लंबे समय में फायदा हो। बिल्कुल, लंबे समय में आप मुनाफे में रहें। इसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। हर ट्रेड नहीं जीतेगा पर सिस्टम ऐसा हो कि कुल मिलाकर आप आगे रहें। ठीक है। और नियम #4, अपनी समय सीमा जाने। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य और ट्रेडिंग की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या हैं, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म वाले? आपकी चुनी हुई समय सीमा आपके व्यक्तित्व, आपकी जीवन शैली, आपके पास कितना समय है उससे मेल खानी चाहिए। हाँ, वरना तनाव होगा। बिल्कुल। सोचें, आप दिन भर मीटिंग्स में हैं और 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप गलतियां करेंगे। गलत समय सीमा चुनना असफलता की गारंटी बन सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। जानकोव्स्की इसे लेकर कोई समझौता नहीं करते। नियम 5 है अपना जोखिम परिभाषित करें। सुनने में आसान लगता है पर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है अपनी पूंजी की रक्षा करना। सबसे पहले वो जानकोव्स्की का ये नियम
पत्थर की लकीर जैसा है। क्या है वो नियम? किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का अधिकतम 1 से 2% ही जोखिम में डालें। अधिकतम। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 1000 से 2000 रुपए ही होना चाहिए, चाहे आप कितने भी शेयर खरीदें। और ये कब तय करना है? ट्रेड में घुसने से पहले। ये आपका सुरक्षा जाल है, सेफ्टी नेट। ये पक्का करता है कि अगर लगातार 5-6 ट्रेड भी गलत हो जाएं, जो कि हो सकते हैं, तो भी आप बाजार से बाहर नहीं होंगे, आपकी पूंजी बची रहेगी। ये आपको खेल में बनाए रखता है। बिल्कुल। 1-2% नियम ये वाकई अनुशासन की मांग करता है। इसी से जुड़ा है नियम #6 स्टॉप लगाएं और नियम #7 अपने स्टॉप का सम्मान करें। जॉनकॉफ्स्की ने लेकर इतने अटल क्यों हैं? क्या कभी स्टॉप को थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? बाजार ऊपर नीचे होता है तो? ये बहुत आम सवाल है और जॉनकॉफ्स्की का जवाब बहुत सख्त है, नहीं। नहीं। पहले तो नियम #6 कहता है स्टॉप लगाएं, और यहाँ वो हार्ड स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। हार्ड स्टॉप मतलब वो ऑर्डर जो आप सिस्टम में डालते हैं, ये नहीं कि मन में सोच लिया यहाँ बेच दूंगा। हार्ड स्टॉप आपको भावनाओं से बचाता है। कैसे? जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो उम्मीद जागती है, शायद पलट जाए, या डर लगता है नुकसान बुक किया तो ऊपर चला जाएगा, है ना? हाँ, होता है ऐसा। स्टॉप लॉस इन भावनाओं को हटा देता है। जॉनकॉफ्स्की इसे कार का सीट बेल्ट कहती हैं। इसके बिना ट्रेडिंग करना जानलेवा हो सकता है। सीट बेल्ट, वाह। और नियम 7, अपने स्टॉप का सम्मान करें, उतना ही शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? एक बार आपने सोच समझकर स्टॉप लगा दिया तो उसे सिर्फ इसलिए पीछे मत हटाओ क्योंकि कीमत उसके पास आ रही है और आप नुकसान नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर लगे कि बस छूकर वापस जाएगा? यही तो जाल है। ये अनुशासनहीनता की फिसलन भरी ढलान का पहला कदम है। आज थोड़ा हटाएंगे, कल और देखते ही देखते छोटा नुकसान बहुत बड़ा बन जाएगा। जॉनकॉफ्स्की कहती हैं स्टॉप को सिर्फ एक ही दिशा में हिलाया जा सकता है, मुनाफे को बचाने के लिए आगे, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप, नुकसान बढ़ाने के लिए पीछे कभी नहीं। ये तो बहुत कठोर अनुशासन है। यही अनुशासन का आधार है। स्टॉप लॉस को सीट बेल्ट कहना ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन फिर आता है नियम नंबर 8, छोटे नुकसान उठाएं। नुकसान उठाना तो किसी को पसंद नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये शायद ट्रेडिंग के सबसे ज्यादा सहज बुद्धि के विपरीत नियमों में से एक है। काउंटर इंट्यूटिव। लेकिन जॉनकॉफ्स्की इसे बाजार में सीखने की ट्यूशन फीस कहती हैं। ट्यूशन फीस? हाँ, उनका तर्क है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, आप इसे बच नहीं सकते। सफल ट्रेडर वो नहीं जो कभी नुकसान नहीं उठाते, वो है जो नुकसान को छोटा रखते हैं। अच्छा। हारने वाले ट्रेड से जल्दी और निर्णायक रूप से बाहर निकलना आपकी पूंजी बचाता है, जो आपका सबसे जरूरी हथियार है। पर लोग ऐसा करते क्यों नहीं? उम्मीद अक्सर, हाँ, नई ट्रेडर्स और कई बार अनुभवी भी छोटे नुकसान को बड़ा होने देते हैं, उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। वो होप मोड में चले जाते हैं। और फिर एक बड़ा नुकसान आपकी महीनों या सालों की मेहनत और छोटे छोटे मुनाफों को एक झटके में मिटा सकता है। छोटे नियंत्रित नुकसान आपको मानसिक रूप से भी ठीक रखते हैं और आपको अगले अच्छे मौके के लिए तैयार रखते हैं। ये सर्वाइवल की कुंजी है। ठीक है, तो पूंजी बचाना सबसे जरूरी है, स्टॉप लगाकर और नुकसान जल्दी काटकर। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है, मुनाफा कमाना भी है। यहीं पर जॉनकॉफ्स्की के अगले नियम आते हैं। नियम नंबर 9 है विजेताओं को चलने दें। ये भी क्लासिक सलाह है, पर अमल करना मुश्किल क्यों है? ये क्लासिक है और शायद लागू करने में सबसे मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ फिर मनोविज्ञान आड़े आता है, डर। कैसे? जैसी कोई ट्रेड थोड़े मुनाफे में आता है, डर सताने लगता है कहीं ये मुनाफा चला ना जाए। हाँ। बुक कर लेता हूँ थोड़ा ही सही। ये तो होता है, थोड़ा प्रॉफिट देखा नहीं कि बुक करने का मन करता है। बिल्कुल। जॉनकॉफ्स्की कहती हैं कि ज्यादातर ट्रेडर डर के कारण बहुत जल्दी मुनाफा ले लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा छोटे छोटे लगातार मुनाफे से नहीं बनता। तो कैसे बनता है? कुछ बड़े मुनाफे कमाने से, जो कई छोटे नुकसानों की भरपाई कर सकें। इसके लिए आपको ट्रेंड को पकड़ना होगा और उसके साथ बने रहना होगा। कैसे बने रहे ट्रेंड के साथ? जॉनकॉफ्स्की इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप, मतलब स्टॉप लॉस को मुनाफे के साथ साथ बढ़ाते जाना या पहले से तय प्राइस टारगेट का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। हिम्मत दिखानी होगी कि मुनाफे को बढ़ने दें। और इसी से जुड़ा लगता है नियम 10, विजेताओं से धीरे धीरे बाहर निकलें, स्केल आउट। इसका क्या मतलब है और ये कैसे मदद करता है?
इसका मतलब है कि आपको अपना सारा मुनाफा एक साथ बुक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे आपका ट्रेड आपके पक्ष में बढ़ता जाए, आप अपनी पोजीशन का कुछ हिस्सा बेचकर थोड़ा मुनाफा सुरक्षित कर सकते हैं, लॉक इन कर सकते हैं। और बाकी? बाकी हिस्से को और बढ़ने का मौका दे। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स 100 रुपए पे खरीदे, स्टॉप 95 पर। स्टॉक 110 हो गया, आप यहाँ 50 शेयर बेचकर कुछ मुनाफा लॉक कर लें। अब बाकी 50 शेयरों पर आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 100 रुपए यानी खरीद मूल्य पर ला सकते हैं। अब ये ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। हाँ, अब इसमें नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। ये तकनीक जोखिम कम करती है, मनोवैज्ञानिक दबाव घटाती है, क्योंकि कुछ मुनाफा घर आ चुका है और आपको ट्रेंड में लंबे समय तक बने रहने में मदद करती है। स्केल आउट तकनीक तो काफी व्यवहारिक लगती है। अच्छा, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। नियम नंबर 12, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो मुहावरा बन चुका है। जानकॉव्स्की का इस पर क्या खास नजरिया है? जानकॉव्स्की इसे सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि बाजार की भौतिकी मानती है, फिजिक्स। बाजार की फिजिक्स कैसे? वो कहती हैं कि ट्रेंड्स मतलब बाजार का लगातार ऊपर या नीचे जाना इससे बनते हैं क्योंकि खरीद और बिक्री के दबाव में, जिसे ऑर्डर फ्लो कहते हैं, एक असंतुलन होता है। या तो खरीदार सादा हैं या विक्रेता। हाँ, या तो खरीदार हावी है अप ट्रेंड या विक्रेता डाउन ट्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ जाना यानी बहती नदी के बहाव के विपरीत तैरने जैसा है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल, थका देने वाला, और ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जानकॉव्स्की सलाह देती हैं कि ट्रेंड की पहचान के लिए सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज पर निर्भर न रहें। तो किस पर रहें? कीमत की संरचना पर, प्राइस स्ट्रक्चर। क्या बाजार हायर हाई हायर लो बना रहा है या लोअर हाई लोअर लो? वॉल्यूम कैसा है? ऑर्डर फ्लो क्या कह रहा है? मतलब जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, ये चीजें बताती हैं कि बाजार में अभी वास्तव में क्या हो रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर है। ऑर्डर फ्लो और प्राइस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, यानी कीमत की भाषा को समझना। इसी से जुड़े हैं नियम 13, फोकस ऑन प्राइस एक्शन, और नियम 16, डोंट प्रिडिक्ट पार्टिसिपेट। ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जानकॉव्स्की के दर्शन का सार है। अच्छा। नियम 13 कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी खुद कीमत में छुपी होती है, प्राइस एक्शन में। खबरों और एक्सपर्ट्स की राय का? जानकॉव्स्की कहती हैं उन सबको अनदेखा करें। समाचार, टीवी एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट की भविष्यवाणियां, सोशल मीडिया का शोर, सब अनदेखा। हाँ, कच्ची कीमत की चाल, कैंडलस्टिक्स कैसे बन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कीमत खुद क्या कहानी कह रही है, यही असली मांग और आपूर्ति को दर्शाती है। कीमत आपको सब कुछ बता रही है अगर आप उसे पढ़ना जानते हैं। और नियम 16, भविष्यवाणी नहीं, भाग लें। ये इसी से जुड़ता है। आपका काम ये भविष्यवाणी करना नहीं है कि बाजार अगले घंटे या अगले दिन कहाँ जाएगा। ये कोशिश करना एक हारने वाला खेल है। क्यों? क्योंकि बाजार में अनगिनत कारक काम करते हैं, कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। आपका काम है पर्यवेक्षक बनना, बाजार अभी क्या कर रहा है। अच्छा, मतलब देखना है कि क्या हो रहा है। हाँ, क्या प्राइस एक्शन बता रहा है कि खरीदार नियंत्रण में है या विक्रेता, ट्रेंड मजबूत है या कमजोर हो रहा है। फिर जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर अपनी योजना के अनुसार प्रतिक्रिया दें, यानी भाग लें। भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषक बनते हैं, ट्रेडर नहीं। बिल्कुल, ट्रेडर वर्तमान में जीता है और जो दिख रहा है उस पर रिएक्ट करता है। ये दिलचस्प है। कीमत पर ध्यान दो, भविष्यवाणी मत करो, बस प्रतिक्रिया दो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे जानकॉव्स्की बार बार उठाती हैं कि 90% विफलता मनोविज्ञान के कारण होती है। ऐसा लगता है कि किताब के कई नियम 14, 15, 20, 21, 25, 26 सीधे इसी से निपटते हैं। बिल्कुल, ये उनकी किताब का केंद्रीय स्तंभ है। अगर आप जोखिम प्रबंधन और ट्रेंड फॉलोइंग समझ भी गए लेकिन अपने मन पर काबू नहीं रख पाए तो भी आप असफल होंगे। तो ये नियम कैसे मदद करते हैं? देखिए, कुछ नियम ट्रेड के दौरान काम आते हैं, कुछ ट्रेड्स के बीच और कुछ आत्मविश्लेषण के लिए हैं। जैसे ट्रेड के दौरान नियम 14, अपने विजेताओं पर संदेह न करें, कहता है कि अगर ट्रेड मुनाफे में है और प्लान के मुताबिक चल रहा है तो उसे चलने दें, डर में जल्दी ना निकलें। हाँ, जो हमने नियम 9 में देखा था। बिल्कुल, अपनी योजना पर भरोसा रखें। फिर ट्रेड्स के बीच नियम 15, ओवर ट्रेडिंग से बचें,
सिर्फ तभी ट्रेड करें जब आपका सेटअप बने जिसमें आपको वाकई भरोसा हो। बोरियत में ट्रेड ना करें, हाँ। या सिर्फ इसलिए कि कुछ करना चाहिए। और नियम 21, बदला लेने वाले ट्रेडिंग से बचें। ये बहुत जरूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, एक बड़ा नुकसान होने के बाद गुस्से में या नुकसान की भरपाई करने के चक्कर में तुरंत दूसरा ट्रेड न ले। ये अक्सर और बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। शांत हों, विश्लेषण करें, फिर सही मौका आने पर ट्रेड करें। और आत्मविश्लेषण के लिए नियम 20, हर ट्रेड का जर्नल बनाएं। हर ट्रेड के बाद लिखे क्या किया, क्यों किया, क्या सही गया, क्या गलत हुआ, आपकी भावनाएं क्या थीं। इससे क्या फायदा? इससे आप अपने व्यवहार के पैटर्न पहचान सकते हैं, जैसे डर में बेचना या लालच में बड़ा रिस्क लेना, और उन्हें सुधार सकते हैं। इसी तरह नियम 26, साप्ताहिक समीक्षा करें। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स, अपनी योजना का पालन और अपनी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करें। और मानसिकता के लिए कौन सा नियम था? नियम 25, भावनात्मक संबंध काटें। ट्रेडिंग को एक गणितीय या व्यावसायिक अभ्यास की तरह देखें। व्यक्तिगत जीत हार की लड़ाई नहीं, पैसा सिर्फ स्कोर है। ट्रेड से इमोशनली न जुड़ें। ये सारे नियम सीधे तौर पर डर, लालच, उम्मीद, अहंकार जैसी भावनाओं से लड़ने के लिए हैं। एक और नियम जो इसी कड़ी में दिलचस्प लगता है वो है नियम 19, इक्विटी कर्व ट्रेडिंग। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और जोखिम प्रबंधन नियम है। इक्विटी कर्व आपके ट्रेडिंग खाते के बैलेंस का ग्राफ होता है समय के साथ। अच्छा। नियम 19 कहता है कि अगर आपका इक्विटी कर्व एक निश्चित सीमा से ज्यादा नीचे गिरता है, मतलब ड्रॉडाउन आता है, मान लीजिए आपकी पूंजी अपने पीक से 10% या 15% कम हो जाती है, तो आपको तुरंत ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। रोक देनी चाहिए? क्यों? क्यों? क्योंकि एक बड़ी गिरावट अक्सर ट्रेडर का आत्मविश्वास तोड़ देती है, उसे भावनात्मक रूप से अस्थिर कर देती है और वो और ज्यादा गलतियां करने लगता है। हाँ। ट्रेडिंग रोकना आपको एक टाइम आउट देता है, अपनी रणनीति की समीक्षा करने, गलतियों को समझने और मानसिक रूप से रीसेट होने का मौका। ये आपको लगातार नुकसान की श्रृंखला में अपनी सारी पूंजी गंवाने से बचाता है। ये एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। बिल्कुल, एक बिल्ट इन सर्किट ब्रेकर। ये ड्रॉडाउन नियम तो बहुत जरूरी लगता है, खासकर जब चीजें गलत जा रही हों। अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। नियम 24, सभी बाजार स्वभाव से मंदी वाले होते हैं। ये तो हमारी आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। हम तो हमेशा बाजार के ऊपर जाने की उम्मीद करते हैं। हाँ, ये जानकॉफ्स्की के सबसे उत्तेजक और यादगार नियमों में से एक है, और ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं कहा गया है। तो इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे एक तर्क है जो एक मनोवैज्ञानिक लंगर की तरह काम करता है। जानकॉफ्स्की का तर्क है, बाजार को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? खरीदार, पैसा। हाँ, लगातार नए खरीदारों का आना, ताजा पैसा, बढ़ता हुआ विश्वास। लेकिन बाजार को गिरने के लिए क्या चाहिए? बेचने वाले, या बस खरीदारों का गायब हो जाना, या विक्रेताओं का थोड़ा ज्यादा हावी हो जाना। आपूर्ति, जैसे नए शेयर आना या लोगों का बेचना, वो सैद्धांतिक रूप से अनंत हो सकती है। लेकिन मांग, मतलब खरीदारों की पूंजी और उनका विश्वास, वो सीमित है, और डर फैलने पर मांग बहुत तेजी से गायब हो सकती है। अच्छा। इसलिए वो कहती हैं कि बाजार की प्राकृतिक अंतर्निहित प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है। तेजी यानी बुल मार्केट सिर्फ आपूर्ति और मांग का एक अस्थायी असंतुलन है, एक ऐसी स्थिति जिसे बनाए रखने के लिए लगातार ईंधन चाहिए, और जो अंततः थक जाती है और गिर जाती है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है? एक ट्रेडर इस विचार को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तावाली होनी चाहिए। आप मजबूती बेचने पर, मतलब सेलिंग स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बजाय इसके कि हर गिरावट को खरीदने का मौका समझें। अच्छा। हाँ, जब आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, मतलब बाजार गिरने पर दाव लगाते हैं, तो आप शायद थोड़े बड़े आकार और ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट अक्सर तेज और गहरी होती है, जैसे लिफ्ट से नीचे आना। और जब खरीदते हैं तब? वहीं जब आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो शायद थोड़े छोटे आकार और थोड़े वाइडर स्टॉप लॉस के साथ काम करना बेहतर हो, क्योंकि चढ़ाई अक्सर धीमी, ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती है, जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाना। जानकोफ्स्की ने 2005 में EUR/USD का उदाहरण दिया था। बाजार 3 हफ्तों में धीरे धीरे 300 पिप्स ऊपर गया, लेकिन फिर सिर्फ 6 घंटों में 240 पिप्स नीचे गिर गया। बाप रे। वो कहती हैं,
यही बाजार का स्वभाव है। इस नियम को मानने से आप बेवजह की आशावादिता से बच सकते हैं। ये बाजार स्वभाव से मंदी वाला है वाला नियम तो दिमाग में बैठ गया। एक और नियम जो थोड़ा तकनीकी लगता है वो है #17 ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का प्रबंधन करें। ये क्या है और किसके लिए ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये नियम खास तौर पर वायदा मतलब फ्यूचर्स और विकल्प मतलब ऑप्शंस बाजारों के ट्रेडर्स के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। स्टॉक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जैसा डेटा आसानी से नहीं मिलता। वॉल्यूम तो पता है, कितने सौदे हुए। ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट OI बताता है कि बाजार में उस समय कुल कितने वायदा या विकल्प अनुबंध खुले हुए हैं, मतलब कितने लोग अभी भी अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं, चाहे वो खरीदार हो या विक्रेता। तो ये क्या दिखाता है? ये बाजार में खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट का स्तर दिखाता है। और इसे वॉल्यूम के साथ कैसे देखें? जानकॉफ्स्की कहती हैं कि सिर्फ कीमत को देखना काफी नहीं है, वॉल्यूम और OI को भी देखना चाहिए, खास तौर पर जब कीमत एक दिशा में जा रही हो, मान लीजिए ऊपर, लेकिन वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो या बढ़ना रहा हो। इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, डाइवर्जेंस। ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है कि कीमत की चाल में दम नहीं है, उसमें भागीदारी या प्रतिबद्धता कम हो रही है और ट्रेंड शायद पलटने वाला है। अच्छा, ये तो एडवांस चीज लगती है। हाँ, ये ऑर्डर फ्लो और बाजार की अंदरूनी सेहत को समझने का एक उन्नत तरीका है, जो आपको सिर्फ कीमत चार्ट देखने से नहीं मिलेगा। समझ गया। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड की मजबूती या कमजोरी का संकेत दे सकते हैं। अब अगर हम इन सभी नियमों को समेटें तो जानकॉफ्स्की की किताब से मुख्य सीख क्या निकलती है? अगर किसी को सिर्फ एक दो बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि लगातार मुनाफा कमाने वाली ट्रेडिंग किसी गुप्त इंडिकेटर या जटिल रणनीति की खोज के बारे में बहुत कम है। तो किस बारे में? ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी है। हम्म। पहला, कठोर और अटूट अनुशासन, मतलब अपने नियमों का पालन करना चाहे जो हो। दूसरा, सटीक और रूढ़िवादी जोखिम प्रबंधन, अपनी पूंजी को बचाना सबसे जरूरी है। 1-2% नियम। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, बाजार के मनोविज्ञान और उससे भी ज्यादा अपने मनोविज्ञान की गहरी समझ, डर, लालच, उम्मीद, अहंकार को पहचानना और नियंत्रित करना। नियम सुनने में बहुत सरल लग सकते हैं, नुकसान जल्दी काटो, मुनाफे को बढ़ने दो, ट्रेंड के साथ चलो, योजना बनाओ, लेकिन इन्हें लगातार हर दिन हर ट्रेड में बिना चूके लागू करने के लिए जबरदस्त भावनात्मक नियंत्रण और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यही पर वो 90% वाला आंकड़ा आता है। बिल्कुल, लोग रणनीति जानने के बावजूद असफल होते हैं क्योंकि वो भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और अनुशासन तोड़ देते हैं। और शायद दूसरी बड़ी सीख ये है कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम नहीं, बल्कि अक्सर एक नेगेटिव सम गेम है, ब्रोकरेज टैक्स वगैरह की वजह से। हाँ, एक का लाभ दूसरे का नुकसान होता है और इस बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। डर जल्दी बेचने पर मजबूर करता है, लालच बड़ा जोखिम लेने पर उकसाता है, उम्मीद नुकसान वाली ट्रेड में बनाए रखती है, और अहंकार आपको अपनी गलती मानने से रोकता है। इन पर विजय पाना ही असली चुनौती है। जानकॉफ्स्की के नियम सक्रिय ट्रेडिंग की इस कठोर मनोवैज्ञानिक रूप से परखने वाली वास्तविकता पर सीधी रोशनी डालते हैं। ये सब सुनकर ये सोचना दिलचस्प है कि जानकॉफ्स्की के नियम नंबर 24 सभी बाजार स्वभाव से मंदी वाले होते हैं और ट्रेडिंग के लिए जरूरी जबरदस्त मानसिक दृढ़ता और अनुशासन को देखते हुए क्या सक्रिय ट्रेडिंग वाकई हर किसी के लिए उपयुक्त है? ये बड़ा सवाल है। क्या हर व्यक्ति के पास वो स्वभाव, वो भावनात्मक स्थिरता है जो इन नियमों को लगातार दबाव में लागू करने के लिए चाहिए, या फिर ज्यादातर लोगों के लिए एक ज्यादा निष्क्रिय दीर्घकालिक निवेश का दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है, जहां बाजार की रूस की मंदी प्रकृति और ये सब दबाव कम मायने रखते हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को ईमानदारी से विचार करना चाहिए जो सक्रिय ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने की सोच रहा है। क्या आप इस खेल के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।